ओके, डन है सब। चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में। आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, स्वस्थ होंगे और अपने गोल के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। हम आपकी अगर कोई सहायता कर पा रहे हैं तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है और हम इसको करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम परसेंटेज लेसन को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस पढ़े हैं और आज का लेसन भी हमें उसी चैप्टर से रिलेट कर रहा है और जिसमें हम कुछ और रीच सवाल और प्रीवियस ईयर के सवालों को टैकल करके करेंगे, जिससे आप थोड़े से और कॉन्सेप्ट इसके बिल्ड कर पाएँ, सीख पाएँ। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए चलते हैं आज के सफ़र पे। पहला सवाल, आज का पहला सवाल, जैसा कि हमारा रोज का कल्चर है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको किसी भी दिए गए सवाल पर पहले अपने अटेम्प्ट बना लेने हैं और फिर देखना है कि उसका हम क्या अटेम्प्ट दे रहे हैं। In an election, 15% of the voter on the voter list did not cast their vote and 100 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidates, A and B. A, who win, got 69% of all the voter in the list and got 630 more votes than B. What will be the number of voter? एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाल दिया। केवल दो उम्मीदवार ए और बी, केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार केवल दो हैं। जीतने वाले को सूची में सभी मतदाताओं का 69% अंक मिलता है और वह दूसरे व्यक्ति यानी बी से 630 वोट से जीत जाता है। अगर ऐसा है तो मतदाताओं की संख्याएं कुल क्या थी? ठीक है, चलिए जैसा एज यूजुअल हम करते आए हैं, हमारे मतदाता कुल कितने होंगे? हमारे मतदाता कुल कितने होंगे? 100 होंगे। 100 मतदाता हमारे होंगे, ये हमारे कुल मतदाता हैं। ठीक है, ये हमारे कुल मतदाता हैं। चलिए आगे वो क्या कह रहा है कि 15% मतदाताओं ने वोट ही नहीं किया। तो अगर 15% मतदाता वोट नहीं करते हैं, 15% वोट नहीं करते हैं, तो वो 15% निकाल दो, यानी केवल 85% मतदाताओं ने वोट दिया। केवल कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट दिया? केवल 85% मतदाताओं ने वोट दिया। तो अब जिन्होंने वोट दिया उनको अलग कर लेते हैं। इनमें से 69%, इसका 69% नहीं बल्कि इसका 69%, कुल मतदाताओं का 69% ए को मिला है, यानी ए को कुल मिलाकर 69% मिल गया, तो ए को 69 मिल गया। अब कुल 85% वोट ही पड़े थे, जिसमें ए को कितना मिल गया? 69% वोट मिल गया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसी 85% वोट में वो लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो दिया मगर इनवैलिड हो गए। तो बचे वोट कितने? अगर 85 में से 69% वोट ए को मिल गया तो बचे कितने बताइए? 16%, यानी 16% वोट बी को मिल गया। तो ए बी से जीता तो कितने मार्जिन से जीता? ए बी से जीता तो कितने मार्जिन से जीता? आप कहेंगे सर 69% वोट इसको मिला है, 16% वोट इसको मिला है, तो 69 में से 16 निकाल दें, 69 में से 16 निकाल दें, कितना हो गया? कितना हो गया मेरे भाई? 53% वोट। कितना हो गया? 53% वोट। अब यहां पर एक तरीका है, उसको बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए। ए 53% ज्यादा वोट पाता है, किससे ज्यादा पाता है? बी से। चलिए अब देखिए कि ए कितने वोटों से जीता है? 630 वोटों से जीता है। हमने ए को 69% वोट दे दिया, बी को 16% दे दिया, यानी कुल 85 का बंटवारा कर दिया। मगर हमने ध्यान दिया कि 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट तो डाला था, यानी 85 के अंतर्गत तो आते हैं, मगर वो इनवैलिड कर गए थे। तो ध्यान दीजिए, ये जितना ज्यादा इससे पाया था उसी से जीता, मगर जितना ज्यादा पाया था उसी में इनवैलिड वोट भी निकाले जाएंगे। बोलो हाँ या ना?
अगर वो 630 मतों से जीता है तो 100 मत तो ऐसे थे जो किसी को नहीं मिले, वो तो किसी के खाते में नहीं जाएंगे। यानी वो 630 से नहीं बल्कि केवल 530 वोटों से जीता है, बी से, बी की तुलना में केवल 530 वोटों से जीता है। तो 53% की वैल्यू अगर 530 हो गई मेरे भाई, 53% की वैल्यू 530 हो गई तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लाल? आप कहेंगे सर 10 वोट हो जाएगा। तो 100% को टोटल वोटर थे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लाल? 1000 हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बस यही एक चीज समझना था। अगर 85% कुल वोट मिले हैं, दो कैंडिडेट हैं तो हमने दोनों को बांट दिया, ये तो चलो एक बात हो गई। मगर हमको पता है, देखो ये भी वैलिड वोट लिया है, ये भी वैलिड वोट लिया है, तो ये इनवैलिड कहां जाएगा भाई? ये इससे जितना वोटों से जीता है, जैसे हमने कहा कि भैया ए को 630 वोट बी से ज्यादा मिल गए, तो बी के खाते में इनवैलिड तो नहीं जाएंगे ना, इनवैलिड तो किसी को नहीं मिला। तो सबसे पहले हमने इनवैलिड वोटों की संख्या निकाल दी। तो 630 वोटों से जो जीत रहा है एक्चुअल में, उसमें 100 वोट तो किसी को मिले ही नहीं है, यानी वो मात्र 530 वोटों से जीत रहा है, जिस कारण 53% की वैल्यू क्या हो रही है? जो परसेंटेज में विनिंग है वो कितना हो रही है? 10। तो 1% की वैल्यू, बोलिए 100% की वैल्यू, खत्म सवाल। चेक करिए, चेक करिए, क्या सवाल खत्म? चलिए चलते हैं आगे। ये सवाल देखिए, पढ़ लीजिए, अपने से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। पात्र मतदाताओं में से, ये तीन लोग थे, ए, बी और सी। पात्र मतदाताओं में से 10% मतदाता मत ही नहीं देते हैं, मतदान नहीं किया। जिन लोगों ने मतदान किया उनमें से 45% लोगों ने ए के लिए मतदान किया, 35% ने बी के लिए मतदान किया, शेष ने सी के लिए मतदान किया। ए के डाले गए मतों में 30%, बी के डाले गए मतों में 20% बाद में अवैध हो गए, तो सी के लिए डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि ए को बी से 882 वैध मत ज्यादा प्राप्त हुए हैं तो सी को वैध मत कितने प्राप्त हुए हैं? In an election there were 3 candidates A, B and C. 10% of eligible voters did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B and remaining voted for C. 30% of votes polled for A and 20% of votes polled for B later deemed invalid, and all the voted polled for C deemed valid. If A got 882 valid vote more than B, how many valid vote C receive? बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। आराम से जो जो सवाल कहता जाए उसको आप करते जाएं मेरे भाई, सवाल जो कहता जाए उसे आप करते जाएं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। 3 मत उम्मीदवार हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। 10% ने वोट ही नहीं डाला। 100% कुल वोट होते हैं
और 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी 90% लोगों ने वोट डाला, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल 90% लोगों ने वोट डाला। और जिन्होंने वोट डाला उसमें से 45% लोगों ने ए को वोट डाल दिया, यानी 90 का 45%। 90 का 45%, बताइए 90 का 45% क्या होगा? 90 का 45%, 15 तिया 45, 15 छका 90। भाई चेक करिए, 90 का 45%, ठीक है। कोशिश करिए कि ऐसी चीजें हमें ना करनी पड़े, ठीक है। क्या आ गया? 40.5, 40.5। 35% वोटेड फॉर बी। 90 का 35%, 90 का 35%, यानी 31.5% वोट बी को मिल गया। अब बचा कितना? 35, 45, 80, 20%। 20%, 20% वोट सी को मिला। ये ए को मिला, ये बी को मिला, ये सी को मिला। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? क्या इतनी बातों से आप सहमत हैं? क्या सवाल ने यही सब कुछ आपसे कह रखा है? क्या सवाल ने आपसे यही सब कुछ कह रखा है? आप इत्मीनान से इसको तसल्ली कर लीजिए। जो वो कहेगा वही हमें करना पड़ेगा मेरे भाई, जो वो कहेगा वही हमें करना पड़ेगा। वो जो कहता जा रहा है वो करते जा रहा है। ए बी सी को कितना कितना वोट मिल गया आपको पता चल गया। चलिए अब आगे चलिए। ए को जितना मिला उसका 30%। ए को कितना मिला? और इसका 30%, इसका 30%, इसका 30% क्या होगा? इसका 30% क्या होगा? 3 पंचे 15, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, ठीक है। चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। 30% चेक करिए, इतना होगा। तो इतना वोट जो ए को पड़ा उसमें से 30% वोट इनवैलिड हो गया, यानी ये वोट जो है एक्चुअल में इसको नहीं मिला। पड़ा मगर मिला नहीं, ठीक है। पड़ा मगर मिला नहीं। तो 10 में से 5 गए, 4 में से 1 गए, 10 में से 2 गए और 3 में से 1 गए, यानी कितना वोट ए को मिला है? हाँ या ना? आगे आ जाइए। 20% ऑफ वोट पोल्ड फॉर बी लेटर डीम्ड इनवैलिड, और बी को जितना मिला उसका 20%। बी को कितना मिला था? इसका 20%। 20% चेक करिए, 20% चेक करिए। 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15। चेक कर लीजिए आराम से। तो इतना वोट बी को मिला नहीं, जिसकी वजह से 5 3 2, 11 6 5 और ये हो गया 2, 25.2 वोट बी को मिला। ये भी ठीक है। और सी को जितना वोट मिला वो कंप्लीट मिला, 18 का 18 मिला। इफ ए गॉट 882 वैलिड वोट मोर देन बी, यही वैलिड वोट है। वैलिड वोट जो दोनों को मिले हैं वो यही हैं। अब देखो कि ए को बी से कितना ज्यादा मिला है। भाई सहायता करो। 3.15 वोट।
3.15% ए को बी से ज्यादा मिला है, इतना परसेंट ज्यादा मिला है। इसकी वैल्यू क्या बताई जा रही है, चेक करिए, इसकी वैल्यू क्या बताई जा रही है भाई। ए गॉट 882 वैलिड वोट मोर देन बी। ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, परसेंटेज में इतना ज्यादा मिला है और एक्चुअल में इतना ज्यादा मिला है। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालने जाऊं तो 882 बाई 3.15 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए। काफी कैलकुलेशन कराने के बाद अब इसने क्या नाटक कर दिया है। कैलकुलेशन काफी है, क्या कर सकते हैं अब, है तो ये दशमलव हटाओगे मेरे भाई, दशमलव हटाओगे 2 जीरो यहां बढ़ेगा। जगह की कमी के कारण मैं इसको काट दे रहा हूं, आप मेरी सहायता करिए। 315 दूना 630, 315 दूना 630। अच्छा कैलकुलेशन, इसे कहते हैं कैलकुलेटिव, इसे कैलकुलेटिव कहते हैं मेरे भाई। और जब आप डिजिट सम सीख लेंगे तो इस कैलकुलेशन से बच लेंगे, डिजिट सम सीख लेंगे तो इस कैलकुलेशन से बच लेंगे, मगर जब आप उसमें मैच्योर हो पाएंगे तब, ठीक है। 315 दूना 630, 630 से कितना ज्यादा है, 630 से 252 ज्यादा है, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, लगभग 8 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चेक करिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 280। क्या पूछा गया है, सी को कितने वैध वोट मिले हैं, सी को 18% मिले हैं, सी को 18% वोट मिले हैं मेरे भाई। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 18 जीरोहियम 18 अट्ठे 18 दूना 36 14 50 40, हाँ या ना। अगर आप ध्यान दें कैलकुलेशन ज्यादा है सवाल में, मगर यह सवाल CHSL के प्री में 2022 में पूछा गया सवाल है, तो एक आध दो सवाल कैलकुलेटिव रहते हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर जब हम डिजिट सम जानते हैं तो थोड़ा सा इस कैलकुलेशन से बच जाते हैं, बस बाकी की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी की चीजें आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप फ्रैक्शन में चेंज कर ले, दोनों हालत में आपको करनी पड़ेगी। रेशियो में भी करके कर सकते हैं इस सवाल को, बिल्कुल रेशियो से कर सकते हैं। मगर फिर उनमें भी कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। अगले सवाल पर ध्यान दें, इस सवाल को कैप्चर कर लें, एक दो बार आप रिवाइज करके देखेंगे, मैंने इत्मीनान से एक एक चीजें धीरे धीरे आपको बताई हैं। आप इत्मीनान से इसे कैप्चर कर लेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, और बिल्कुल आपको 2-3 लेसन अच्छे अच्छे नॉर्मल से मैंने कराए इस तरीके से कि आप थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए। अब आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं हम, चेक कर रहेगा आपने क्या सीखा, बिल्कुल आसानी से बताएं मेरे भाई। क्या है सवाल में, A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% student failed.
from school Y 130% more student than that from school X appeared in the same examination. यहां appeared वर्ड दोबारा भी लग जाएगा, ठीक है। appeared than that of from school X appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appeared from both the school passed, then what is the percent of student from school Y who failed? ठीक है, आराम से सवाल को पढ़िए। A certain number of students from school X appeared in an examination. मान लिया स्कूल X से 100 बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से 20% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसका मतलब तय है कि 80 बच्चे पास हुए, 20 फेल हुए तो 80 पास हुए। ये पास बच्चे हैं, पास। वाई में आ जाओ। वाई क्या कहता है मेरे भाई, वाई क्या कहता है, चेक करिए वाई क्या कह रहा है। वाई कह रहा है कि y से x की तुलना में 130% अधिक, 100 का 130%, 130 होगा, और 100 से इतना अधिक यानी y, स्कूल y से कितने बच्चे आए, 230 बच्चे आए, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हो गए, 330 बच्चे हो गए, और 330 बच्चों के 90% बच्चे पास हुए हैं। 330 का 90%, 330 का 90% बच्चे पास हुए हैं। देख लो, कुल बच्चों के 90% बच्चे जो है उत्तीर्ण हो गए। चलो कर लेते हैं, 9 तियां 27, 9 तियां 27, 2 यानी 330 में 297 बच्चे पास हुए, जिसमें से 80 बच्चे तो ए के थे पहले ही पास, जिससे क्या पता चल गया कि स्कूल ए से 80 बच्चे पास थे, यानी स्कूल एक्स से 80 बच्चे पास थे। स्कूल वाई से कितने बच्चे पास हुए, 217। 217 कुल बच्चे स्कूल वाई में कितने थे, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, इसका प्रतिशत बताना है। इसका क्या बताना है, प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए। पता है ना, प्रतिशत के लिए 2 जीरो यहां आसानी से बढ़ा सकते हो। बस आप ये देखो, आप ये देखो सबसे पहली चीज कि 2 है तो 2 छंग 12, उससे बड़े देखो 2 छंग जैसे मैं करूंगा तो देखो 2 तो है ना, 23 है, 23 है, 23 दूना 46 और 46 दूना भाई 23 छंग, ऐसे समझो 23 छंग, 2 छंग 12 हो रहा है, 3 छंग 18 हो रहा है, यानी 1380, ये 1300 है, यानी 6 बार से ज्यादा जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 6 बार से ज्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया मेरे भाई, 5.7%। बहुत सिंपली आप ऐसे ही सवाल लगा सकते हैं, जो कहता जाए उसे करते जाइए, बाद में चीजें अपने आप डिटेक्ट हो जाएंगी। चेक करिए, उसने कहा कि स्कूल एक्स के कुछ बच्चे थे, तो मैंने मान लिया 100 बच्चे थे, जिसमें 20% फेल हो गए, ठीक है, 80% पास हो गए, चलो छोड़ दिया। अब वाई के कथन को सुनता हूं, तो वाई के पास एक्स से 130% बच्चे ज्यादा हैं, तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हो गए, कुल मिलाकर कितने बच्चे हो गए, 230 बच्चे हो गए। अब सवाल ने कहा कि जितने बच्चे, देखो ये वाई के बच्चे हैं और एक्स और वाई के कुल बच्चे कितने हैं, और जो कुल बच्चे थे उनका 90% क्या हो गए, पास हो गए, यानी 297 बच्चे कुल पास हुए हैं, एक्स से भी वाई से भी। तो मैं एक्स वाला उठा लिया मैंने कि केवल एक्स से कितने पास हुए हैं, तो जो बचे बच्चे हैं वो वाई से पास हुए हैं। वाई में कुल कितने बच्चे थे, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, इसका परसेंट निकालेंगे तो खत्म सवाल। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई।
बहुत आसानी से कर सकते हैं। बड़े सवालों में कुछ नहीं होता है, बहुत सरल होते हैं। केवल आपको क्या करना होता है, नॉर्मली उनकी वर्डिंग को पढ़ो आराम से, और पढ़ने के बाद अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है मेरे भाई, चेक कर लीजिए, आगे चलें। स्क्रीन कैप्चर करिए, आगे चलने की आज्ञा दीजिए। चलिए आगे आ गए, आगे आ गए हम। फटाफट से चेक करिए इस सवाल को। फलों के एक ढेर में प्रत्येक 25 फलों में एक सड़ा हुआ फल है। 60% सड़े हुए फल बेचे गए। यदि विक्रेता ने 48 सड़े हुए फल बेचे, तब टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी? आराम से समझिए, पढ़ लीजिए सवाल को, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, पहले देखिए क्या कह रहा है। आसानी से पढ़िए सवाल को। एक आदमी के पास फल रखे हैं, वो 25 फलों में एक सड़ा फल रखता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे उसने 48 सड़े फल बेच दिए। तो जब वो 25 अच्छे फल बेचता है तो एक सड़ा फल बिकता है। तो अगर उसने 48 सड़े फल बेच दिए, यानी उसने कुल 1200 अच्छे फल बेच दिए। उसने कुल 1200 अच्छे फल बेच दिए। ये एक बात है, मगर हमें सवाल ऐसे नहीं करना है। आराम से समझिए, आराम से पहले एक बार आप समझ लीजिए, स्थिर हो जाइए। देखो, उसने 60% ही सड़े फल बेचे हैं, और उस 60% की वैल्यू क्या है? 48 है। अगर मैं यहां से 5% निकालना चाहूं तो 12 का भाग करना पड़ेगा। तो इधर भी 12 का भाग कर दूंगा तो 5% की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। अगर मैं अब यहां से 100% की वैल्यू निकालूं तो अब 20 का गुना करूंगा, और 20 का गुना करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। यानी 100% की वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई। यानी कुल सड़े फल कितने हो गए मेरे भाई? कुल सड़े फल कितने हो गए? कुल सड़े फल हो गए 80। और उसने हर 25 फलों पर एक सड़ा फल रखा था। यानी 25 अच्छे फलों के 80 ढेर बनेंगे, क्योंकि हर ढेर में एक सड़ा फल है। तो अगर 80 सड़े फल हैं, यानी 25 80 ढेर अच्छे फलों के भी हैं। तो 25 और 8 का गुना 200। तो टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी? अच्छे फलों की संख्या पूछनी चाहिए। गुड फ्रूट 2000, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर उसे सारे फल पूछने थे तो उसे 2080 ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, 2080, चूंकि 80 सड़े हैं और 2000 अच्छे फल है तो 2080। मगर केवल 2000 ऑप्शन है, यानी केवल हमें अच्छे फलों की बात करनी है। 2000 फल अच्छे हैं। आराम से बात समझ में आई। उसने कहा उसने 60% सड़े फल बेचे, फिर उसने कहा कि उसने 48 सड़े फल बेचे। इस हिसाब से मैंने 1% की 5% की वैल्यू निकाल ली और 100% की वैल्यू निकाल ली। यानी कुल सड़े फल मुझको मिल गए। हर सड़े फल पे 25 अच्छे फल हैं। अगर 80 सड़े फल हैं, यानी 80 का 80 ढेर क्या है? 80 ढेर अच्छे फलों के हैं, और हर ढेर में 25 फल हैं। यानी कुल मिलाकर कितने फल हो गए? हाँ या ना? कुल अच्छे फल कितने हो गए? ओके, बहुत साधारण सवाल था, बहुत आसानी से टैकल हो गया। CHSL 2020 में पूछा गया है। चलिए आ जाइए, सवाल को पढ़िए और अपने से एक बार कोशिश करिए इसे लगाने की।
शानदार सवाल था। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन टाउन ए। फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेज by X% and that of B decreases by same percentage. After 2 years, if the population of A and B become equal, then the value of X is. अब अगर एक में बढ़ रहा है तो 100 + x का किस्सा बन रहा होगा। कि आपको पता है कि अगर आप पॉपुलेशन को 30% या कुछ भी x% बढ़ा रहे हो, जैसे मेरे शहर की पॉपुलेशन है 1000 और आप उसे 10% बढ़ाओगे तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? 110, यानी 100 प्लस जितना बढ़ाया वही चीज हम यहां कर रहे हैं। जहां हम बढ़ाएंगे वहां यूज क्या करेंगे? 100 + x, और जहां हम घटाएंगे वहां हम क्या यूज करेंगे? 100 - x। आपको पता है 2 वर्ष यही कार्य हो रहा है, तो एक बार घटाएंगे फिर यही घटाएंगे, यानी हम क्या लिखेंगे? 100 - x इंटू 100 - x, और हर बार अपान में 100 इंटू 100 रहेगा। ये किसके किया जाएगा? ये किसके किया जाएगा? किसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग किया जाएगा? शहर ए की जनसंख्या के। ओके, और ये किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? शहर बी की जनसंख्या के। ओके, अगर आपको ये बात इतनी नहीं समझ में आई तो मैं शुरू से बता देता हूं, समझो। अगर शहर ए की जनसंख्या ए है और वो हर वर्ष x% बढ़ती है, तो पहले वर्ष कितना बढ़ेगी? हाँ या ना? ये इतना बढ़कर एक वर्ष का हो गया, फिर दूसरे वर्ष कितना बढ़ेगी? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से जो बी की जनसंख्या है वो क्या हो रही है? हर वर्ष घट रही है। कितनी बार घटेगी? पहले x घटेगी, बी की जनसंख्या पहले x% घटेगी तो ये किस्सा बनेगा, फिर x% घटेगी तो ये किस्सा बनेगा। हाँ या ना? अगर मैं कहूं मैं 100 रुपए को पहले 10% घटाना चाहता हूं, तो आप ये करोगे। फिर 20 रुपए घटाना चाहता हूं, फिर आप ये करोगे। बोलो हाँ या ना? यही करोगे? वही काम हम भी कर रहे हैं। आ जाइए, देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 100 + x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 100 - x का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ए और बी की जनसंख्या की। देखो बी की जनसंख्या ए के 300% अधिक है। इसी से 300% अधिक होना, 300%, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना। अगर ए की जनसंख्या 1 है, 1, तो उससे 3 गुना क्या होगा? 3, और इतना वो अधिक है इससे, ए से। ए से ए का 3 गुना बी अधिक है, तो बी की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 4। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी ए की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो बी उससे 300% अधिक है, तो बी की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हाँ या ना? अब देखो मुझे एक्चुअल जनसंख्या तो नहीं पता है, तो रेशियो में ही लिखेंगे। तो रेशियो के लिए वेरिएबल लगाते हैं, मैंने नहीं लगाना है। फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए 100 + x का स्क्वायर, केवल इतना लिख सकते हैं हम यहां इसकी जगह, क्योंकि एक का रहना ना रहना। चलिए यहां हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 100 - x का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और ये इक्वल टू का चिन्ह मैंने नहीं लगाया है, ये पहले से बन गया है, इक्वेशन से ही बनता चला आ रहा है। अब अगर दोनों पक्ष में स्क्वायर है तो इसको हम भूलकर सीधे 100 + x बराबर 2 × 100 - x नहीं कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई, अब फटाफट से अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि हम आंसर के नजदीक खड़े हो गए हैं। 100 + x बराबर 2 × 100 यानी 200 - 2x। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x, और ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 200 - 100 यानी केवल 100। x की वैल्यू क्या आ गई? 100/3। कोने कोने से बच्चे को पता है कि 100/3 का मतलब क्या होता है?
33 इज होल नंबर 1/3। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए, हाँ या ना? बिल्कुल आसानी से चीज समझ में आ गई आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं? शानदार सवाल था। आगे चलते हैं, कैप्चर कर लीजिए स्क्रीन। ये नेक्स्ट सवाल आपका। नेक्स्ट सवाल फटाफट से चेक करिए, फटाफट से चेक कर लीजिए मेरे भाई। अगला सवाल, राम की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे जो आय का भुगतान करना है उस पर कर 20% से घटकर 16% हो गया है। और अब भी वह जितना कर पहले देता था उतना ही कर देता है। उसकी कुल आय कितनी है? लाख में। लाख में, यानी ये 60 रुपए 70 रुपए नहीं है, ये 60 लाख 70 लाख 80 लाख ऐसे है। चेक करिए, राम की वार्षिक आय में 20 लाख की वृद्धि हुई, मगर जो टैक्स पहले वो 20% देता था अब वो केवल 16% देता है। ठीक है, मान लिया कि उसने जो है पहले उसको x रुपए की उसकी आय थी, तो x रुपए पर 20% का टैक्स देता था, हाँ या ना? अब उसकी आय क्या हो गई है? x रुपए और 20 लाख और बढ़ गई है, और इस पर वो कितना टैक्स देता है? 16%। तो जो टैक्स यहां देता था वही टैक्स यहां देता है। यानी अगर हम x का 20% निकालें अथवा हम x प्लस 20 लाख का 16% निकालें, इनकी वैल्यू एक जैसी है, इनकी वैल्यू एक जैसी है। आप आराम से कर सकते हैं अगर ऐसे करना चाहें तो। ये क्या हो गया? x/5। और ये क्या हो जाएगा? पहले तो इसे क्लियर कर लो, 4 चौके 16 और 25, तो ये क्या हो जाएगा? 4x/25 प्लस 20 लाख 20 लाख बटे 25 अठे 200, 80,000 गुने 4। क्या करना है? सिंपली इसको उस तरफ ले जाना है। x/5 माइनस 4x/25 बराबर 80,000 गुने 4। थोड़ा सा चेक करिए इस चीज को हल करके आप। 25 गुने x 25x 5 चौके 20, क्या आ जाएगा? अगर आप इसे हल करना चाहें तो क्या आ जाएगा? 5x/25, यानी क्या आ जाएगा मेरे भाई? x/5। x/5 आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमें अगर उसका आय निकालना है, आय हमने क्या मान रखा है? आय हमने मान रखा है x, तो x निकालना है तो हम क्या करेंगे? 80,000 गुने 4 तो पहले से था, इस तरफ से 5 भी आ जाएगा। 5 चौके 20 और 2 अठे 16, 1 2 3 4 5। हाँ या ना? क्या आ गया? चेक करिए।
क्या पूछ रहा है? उसकी नई आय कितनी है, उसकी नई आय कितनी है। भैया ये जो है 16 और 20, कुल 36 लाख, 36 लाख उसकी नई आय है। कुल 36 लाख रुपए उसकी नई आय है। फिलहाल तो मैं सवाल को आपको ऐसे बताऊंगा, ये तो मैंने कर लिया, पता नहीं ऑप्शन का देख लेते हैं, अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन में गलती तो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि प्रीवियस ईयर है। चलो देख लेते हैं। अब सवाल का दूसरा सेंस ये था कि वो चाहे जितना कमाता हो, अब उसकी कमाई में 20 लाख का इजाफा हुआ है, तो 20 लाख का वो 16% के दर से कितना टैक्स देगा? 16 दूना 32,000, इतना टैक्स देगा, इतना टैक्स देगा। थोड़ा सा यहां देखिए, सवाल में कुछ समझ में आया आपको? पूरे सीन में, पूरे सीन में देखो, इस पैसे पर यहां 20% का ब्याज मिल रहा था, यहां 16% का ब्याज मिल रहा था, 4% के ब्याज की कमी हुई, यहां से यहां 4% के ब्याज की कमी, यानी इस पर 4% की कमी हुई। उसे मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? वही चीज है, 20 लाख पे जो 16% है वो पहले की आय का, पहले की आय का 4% है। इस हिसाब से 4 अट्ठे 32 होता है, और x बराबर क्या हो जाएगा? x के 4% को मैनेज करता है कौन? सॉरी, यहां मैंने 2 लाख लिख दिया था, एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, इस हिसाब से 80 लाख आ रहा है। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन होता है, ये वाला। यहां क्या कमी हो गई? आय का 20%, आय का 16%, इन्हीं का जो डिफरेंस है इसके बराबर है। वही काम ने यहां भी किया है। डिफरेंस में कहीं दिक्कत आई है क्या? इसका 16%, उसका 20%, इनमें जो अंतर है, सोलह परसेंट, 4 चौके 16, 8, 4 पंचे 20, 25 1 25, 5 चौके 20, 5/4, x/5, x/5 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, गलती भी नहीं पकड़ में आ रही है। चलिए देख लेंगे इसको हम। फिलहाल आपको इस चीज को ऐसे समझ लेना है, बहुत साधारण सवाल था, हम बात करते करते ट्रेडिशनल में आ गए, तो मैंने कहा एक बार बता देता हूं। बहुत नॉर्मल सी चीज है। व्यक्ति पहले कमाता था, अब जितना कमाता है उससे 20 लाख ज्यादा कमाता है, ठीक है। देखो, पहले इस पर 20% का कर देता था, अब इस पर 16 देगा, तो पहले की आय पर भी 16 देगा। पहले कितना देता था, अब कितना देगा? तो पहले की आय का 4% कम कर देना पड़ रहा है, मगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो टैक्स है वो वैसा ही देना पड़ रहा है। तो ये यहां पर जो 4% कम देना पड़ रहा है,
टैक्स कम देना पड़ना चाहिए। अगर यहाँ 4% कम टैक्स देना पड़ रहा है तो कुल मिलाकर टैक्स कम देना पड़ना चाहिए, मगर वो हमें टैक्स उतना ही देना पड़ रहा है जितना हम 20% के दर से दे रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नई राशि आई है उसका 16% उसको मैनेज कर रहा है। नई राशि क्या है मेरे भाई? नई राशि मेरे भाई क्या है? 20 लाख। 20 लाख का 16% उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। यानी 16 दूना 32, 3,20,000। हाँ है ना? किसको मैनेज कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है। अब आप जानते हैं इसके 2 जीरो कारण, यहां 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसका खेला खत्म। और 4 अठे 32, 8 और कितनी जीरो है यहां पर? क्या हो गया? 80 लाख। क्या हो गया मेरे भाई? 80 लाख। इस सवाल को आपको ऐसे ही लगाना है। वो भी ठीक था, उसमें कहीं कोई गलती हुई होगी जो मैं अभी नहीं देख पाया। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है पकड़ में आ जाए, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। वो भी तरीका हमारा ठीक ही था, कहीं कैलकुलेशन का बहुत माइनर मिस्टेक हुआ है, और या फिर आपको इस तरीके से इसे करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाइए, आगे वाले सवाल में आ जाइए। टैक्स पर ही है, काफी पसंदीदा सवाल है, लोगों का पूछते हैं। आयकर में 20% की वृद्धि हुई जिसके कारण उसका शुद्ध लाभ, शुद्ध आय 4% घट जाता है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ये दो बाहर दूर दूर हो गया ना, इनकम शुद्ध आय। दरअसल ये ट्रांसलेशन का वर्जन है, ट्रांसलेशन करके आता है। देखो, अब आप पहले एक चीज समझो, जो व्यक्ति इनकम करता है, व्यक्ति का जो कुछ भी इनकम है उसमें वो क्या करेगा? सबसे पहले टैक्स भरेगा और प्लस उसका जो बचेगा वही उसका नेट इनकम होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया सैलरी पा रहा है तो 1 लाख घर नहीं ला पाता, उसको उसमें से टैक्स देना पड़ता है और फिर वो जो पैसे बचते हैं वो उसका नेट इनकम होता है। ओके, चलिए, सवाल ने कहा, अब देखो इनकम में कोई परिवर्तन नहीं है, टैक्स की दर 20% बढ़ गई। टैक्स क्या हो गया? 20% इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो नेट इनकम था उनका, नेट इनकम वो क्या हो गया? 4% डिक्रीज कर गया। थोड़ा सा सोचिए मेरे भाई, इनकम में ही दोनों काम करने थे। पहले जो भी टैक्स दिया जाता था, अब टैक्स अगर सरकार ज्यादा वसूलेगी तो वो बचत कम लेकर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो उसके टैक्स का 20% है, जो उसके टैक्स का 20% है, वो उसके नेट इनकम का 4% है। हाँ या ना? जो उसके टैक्स का 20% है वो उसके नेट इनकम का 4% है। इसीलिए तो टैक्स को 20% बढ़ाने पर नेट इनकम 4% नीचे आ गया। भाई इसी में दोनों चीजें मैनेज करनी है, टैक्स ज्यादा देंगे तो नेट इनकम कम लाएंगे। अब टैक्स 20% ज्यादा दिया तो नेट इनकम 4% कम मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इनकम टैक्स का 20% नेट इनकम के 4% के बराबर है। ऐसे सवाल आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से मेरे भाई, इस हिसाब से अगर आप नेट इनकम का टैक्स से रेशियो निकालें, टैक्स को इधर ले आए, तो क्या मिल जाएगा? 20/4 यानी 5/1, यानी 5/1। हाँ या ना? 5/1। 5 नेट इनकम और 1 क्या है? टैक्स। ये नेट इनकम है, ये क्या है? टैक्स है। अब बताओ, नेट इनकम प्लस टैक्स, नेट इनकम प्लस टैक्स, क्या यही होकर इनकम होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही इनकम बनता है। तो 5 का नेट इनकम, 1 का टैक्स, कुल इनकम क्या हो गया? 6। टोटल इनकम क्या हो गया? 6 हो गया। और टैक्स टोटल कितना देना पड़ता है? 1 देना पड़ता है। तो 6 पर 1, 6 पर 1 टैक्स देना यानी 1/6 टैक्स देना। 6 पर 1 टैक्स देना यानी 1/6 टैक्स देना। और 1/6 की वैल्यू आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगी। ओके, 1/6 की वैल्यू आपको याद होगी। तो आपको पता चल गया कि टैक्स का परसेंटेज क्या है। बड़ी सीधी सी बातें होती हैं इसमें, थोड़ा सा घुमावदार सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक रहता है, बात
मगर आपको आराम से समझ लेना है। इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम। अगर टैक्स को 20% इंक्रीज करते हैं, नेट इनकम 4% गिर जा रही है। ठीक है, इसके कारण मुझे एक बात समझ में आई कि टैक्स का 20% नेट इनकम के 4% के बराबर है, और इसलिए नेट इनकम और टैक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1 का। फिर मेरा सूत्र पर दिमाग जाता है कि नेट इनकम और टैक्स जोड़कर ही इनकम निकलता है। यहां मैंने वही किया, तो मेरा इनकम क्या आ गया, मेरा टैक्स कितना ले रहा हूं, इनकम कितना है, तो टैक्स अपॉन इनकम इज इक्वल टू टैक्स परसेंट। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि टैक्स प्रतिशत क्या है, तो इनकम नीचे लिखो, टैक्स ऊपर लिखो, फ्रैक्शन बना दो, बन गया टैक्स प्रतिशत। तो 1/6 की वैल्यू 16.67। ओके, अब ये चीजें जितनी जल्दी आप समझेंगे, और कब समझेंगे, जब 3 4 5 वीडियो जो बनाई गई हैं इसकी पीछे उनको देख कर आएंगे, तब ये चीजें आपको अच्छे स्तर पे समझ में आएंगी, तब आपका स्पीड बनेगा। आ जाइए अगले सवाल पर आ जाइए। एक मार्केटिंग एजेंट है जो 2 लाख रुपए के सेल्स पर 2%, अगले 2 लाख के सेल्स पर 1.5% और बची हुई राशि पर 1% का कमीशन अर्जित करता है। यानी इसके ऊपर वो जो भी कमाएगा, मतलब जो भी सेल करेगा, उस पर 1% का उसको कमीशन मिलेगा। अगर वह इतने का सेल करता है, इतने रुपए का सेल करता है, 5,68,000 का, तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, उसे कुल कितना कमीशन मिलेगा। चलिए आराम से सवाल को एक बार पॉज करके आप देख लीजिए। ठीक है, मैं यहां आपको बताने चलता हूं। सबसे पहले मैंने, क्योंकि सेगमेंट 2-2 लाख के हैं, तो 2-2 लाख के सेगमेंट में मैं इसको बांट लेता हूं। ठीक है, दो लाख निकाल लिया, 4 लाख निकाल लिया, तो अब कितना बचा, 1,68,000। ये 3 सेगमेंट बन गए। अब इस 2 लाख पर तो उसको 2% का कमीशन मिलेगा। 2 लाख का 2% यानी ये 4,000 फिक्स हो गए। चेक कर लो, 2 लाख का 2%, इस 2 लाख पर 1.5% मिलेगा, यानी यहां 3,000 फिक्स हो गए, और इस पर इसको 1% मिलेगा, यानी 1,680 रुपए यहां फिक्स हो गए, क्योंकि इसके ऊपर की राशि पर केवल 1% का ब्याज मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो उसको कुल कमीशन कितना मिल गया, 4 3 7 1 8, 8,680 रुपया। ऑप्शन नंबर हाँ या ना। बहुत आसानी से चीजों को आप समझिए, बहुत फालतू की चीजों में ना पड़िए। जितना पूछा जाता है, जितना नीड है, जितना डिमांड है, उतनी चीजें आप सीख लीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। सिलेक्शन लेने से मतलब है। आप कहेंगे जी सर सिलेक्शन लेने से मतलब है। ओके मेरे भाई, बोलिए, सवाल समझ में आया, स्क्रीन कैप्चर किया, आगे आ जाइए। मैंने कोशिश की है कि आपको प्रत्येक सवाल मैं करा पाऊं, हर तरह के सवाल। और आप अगर ये मेरा पूरा सेशन परसेंटेज का देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं भी इसके बाहर कोई सवाल आपसे पूछा नहीं जाता है। आराम से चेक कर लीजिए। एक फॉर्म में पशु हैं जिनमें मुर्गी है और गाय है, 2 तरह के पशु हैं। जानवरों की कुल संख्या 360 है और उनके पैरों की कुल संख्या 900 है। ज्ञात कीजिए कि गाय का कितना प्रतिशत मुर्गी है। ज्ञात कीजिए कि गाय का कितना प्रतिशत मुर्गी है। चलिए, बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने के लिए। मैं आपको निश्चित रूप से यूनिक अप्रोच की तरफ ले चलूंगा। देखो, 360 कुल जानवर हैं। अगर सभी जानवर मुर्गी हो, अगर सभी जानवर क्या हो,
केवल मुर्गी हो, केवल मुर्गी, मैं ऐसा मान लेता हूं, तो उनके पैर कितने होने चाहिए थे? हाँ या ना? और अगर सभी जानवर गाय हो तो, अगर सभी जानवर गाय हो, मुर्गी हो ही ना, तो उनके पैर कितने होने चाहिए थे? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बात तो यही बनती है। मगर मेरे भाई आपको पता लग रहा है कि पैर हैं कितने? यानी हमें क्या करना है, यह समझना है कि किस अनुपात में गाय और मुर्गी हैं। ये शुद्ध गाय, ये शुद्ध मुर्गी, ये इनका एवरेज। अगर हम एलिगेशन लगा दें तो हमें फटाफट से उनकी संख्या मिलेगी। चलिए देखते हैं इसका एलिगेशन क्या हुआ, इसका एलिगेशन क्या हुआ। तो मुर्गी 3 और गाय 1, तो 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में मुर्गी और गाय हैं। 3:1 के अनुपात में मुर्गी और गाय हैं। 3:1 के अनुपात में मुर्गी और गाय हैं। मुर्गी कितनी है, गाय कितनी है? यानी अगर मैं इसे 100 मानूं तो ये 300 होगा, अगर मैं इसको 100 मानूं तो ये 300 होगा। यानी गाय का 300% मुर्गी है। क्या लिखेंगे? गाय का 3 गुना, गाय का 3 गुना अथवा 300% मुर्गियों की संख्या है। ओके, गाय का 3 गुना यानी 300% मुर्गियों की संख्या है। क्या आपको पूरी तरह से बात समझ में आई? हाँ या ना? रिवाइज करके देखिए, चीजें समझ में आएंगी प्रॉपर। खरबूजे में 80% पानी होता है, ये मैं कह रहा हूं, मान लो ना, रिसर्च में मत चले जाना। कुछ समय के लिए खरबूजा रख दिया जाए तो वो देखते हो ना कि वो पिचक जाता है। क्या होता है, उसमें से पानी की मात्रा कम हो जाती है और फिर उसमें मात्र 15% ही पानी रह जाता है। और इस स्थिति में जब 15% पानी है तो उसका वजन है 50 किलो। जब 15% पानी है तो उसका वजन कितना है? 50 किलो। तो शुरुआत में खरबूजा या तरबूजा कितने किलो का था, ये आपको देखना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तरबूज हो, आम हो, कोई भी फल हो, उस फल के दो हिस्से होते हैं। एक तो उसका पल्प होता है यानी गुदा, और दूसरा क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा, जो हम जूस के रूप में फाइंड आउट करते हैं। और जब हम किसी फल को लंबे समय के लिए रख देते हैं तो देखते हैं उसका वजन भी कम हो जाता है, उसका साइज भी कम हो जाता है। बेटा उसमें केवल पानी जो है वो सूख जाता है, पल्प जैसा पहले था वैसा ही है। यानी सूखने में या गीले दोनों स्थिति में पल्प की मात्रा नहीं बदलती। और अगर ऐसा है और किसी किसी फ्रूट में 15% वाटर है, इसका मतलब है 85% उसमें पल्प होगा। इनका रेशियो क्या होता है? 17 और 3 का रेशियो होता है। तो 17 और 3 का रेशियो होता है तो कुल वजन क्या हुआ? 20। और इस 20 की वैल्यू यहां क्या दी गई है? 50 किलोग्राम। इस 20 की वैल्यू यहां क्या दी गई है? 50 किलोग्राम। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो बेटा लाल 2 की वैल्यू क्या हुई? इस तरीके से 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 क्यों निकाला? क्योंकि मैं पल्प का वजन जानना चाहता हूं। पल्प कितना है? 17 है। 1 रेशियो की वैल्यू 2.5 है, तो 17 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 17 गुणे 2.5, यानी 17 दूना 34, 34 8 42.5। ये हो गया पल्प का भार। ये क्या हो गया? वेट ऑफ पल्प।
मैं थोड़ा सा ऐसे चलता हूं ना, तो इसको ऐसे याद रखो, वेट ऑफ पल्प, इतना काम बन गया। अब सुनो, जब फ्रूट ताजा था तो उसमें पल्प और वाटर कैसे कैसे थे, दो, सॉरी 20% पल्प था, 80% वाटर था। इनका अनुपात क्या होता है, इस एक की वैल्यू क्या आई है, पल्प ही का वजन है ना, यहां यही पल्प एक है, एक की वैल्यू क्या आई है 42.5, तो वाटर कितना होगा, अगर कभी कभी सवाल में केवल वाटर पूछ लेता है, मैं सब कुछ निकाल दे रहा हूं, क्योंकि पूरे वजन, पूरा फ्रूट का वजन पूछा है तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है। 5 की वैल्यू निकालेंगे, पूरे फ्रूट का वजन निकल आएगा। 4 की वैल्यू निकालेंगे तो पहले यानी ताजे फ्रूट में वाटर कितना था पता चलेगा। तो चलिए कर लें, पूरे फ्रूट की निकाल रहे हैं, पूरे फ्रेश फ्रूट का वजन, फ्रेश फ्रूट का वजन कितना है, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, 20 एक 21, दशमलव कहां लगाना है, यहां लगाना है। फ्रेश फ्रूट कितना वजन था, 212.5 किलोग्राम, 212.5 किलोग्राम। हाथ हुआ ना, बहुत आसान चीज होती है, हमेशा याद रखें, पल्प की मात्रा जो है वो फ्रूट सूख जाए या ताजा हो, दोनों स्थिति में एक जैसी होती है। उसी का सहारा लेकर हमने यहां से पहले पल्प का वजन निकाला और दूसरे यानी ताजे फ्रूट में पल्प के वजन से हमने पूरे फ्रूट का वजन निकाला। पूरे सवाल को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, चीजें आपके सामने हैं। ओके, स्क्रीन कैप्चर कर लें। चलिए आगे आ जाइए, यहां बता रहा है कि एक ताजा फल है जिसमें 70% पानी है, यानी 30% पल्प होगा। तो पल्प और पानी में क्या रेशियो हुआ, 7:3 का रेशियो हुआ। ये कौन सा फ्रूट है, ये फ्रेश है, ताजा फ्रूट है। चलिए यहां आ जाइए, कुछ समय बाद पानी का हिस्सा 20% रह जाता है, जब ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूखने के बाद वाटर क्या है, तो पल्प क्या है, वाटर पल्प में रेशियो क्या होगा, आया ना। और अब फल का वजन 100 किलो है, तो वाटर पल्प का यह वजन है 100 किलो। तो 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यानी ये क्या है, एक क्या है, पल्प है, तो पल्प का वजन क्या है 20 किलोग्राम। इस सवाल में आ जाइए, इस सवाल में पल्प क्या है, वही होगा, पल्प तो वही होगा, और 3 है पल्प लिखा, यानी 3 की वैल्यू 20 है। अगर 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 20/3, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 7 गुणे 20/3, यानी 7 दूनी 14, 140/3। फिलहाल आपको निकालना क्या है, आपको पूरे फ्रूट का वजन निकालना है। तो पूरा फ्रूट क्या होता है 10 रेशियो, पूरा फ्रूट क्या है 10 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 10 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 10 गुणे 20/3, ये पूरे फ्रूट का टोटल वजन है। ओके, पूरे फ्रूट का टोटल वजन है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये पूरे फ्रूट का टोटल वजन है, ये पूरे फ्रूट का वाटर पोर्शन है, ये पूरे फ्रूट का पल्प पोर्शन है, ये पल्प है, ये वाटर है, ये होल फूड है, ये होल फ्रूट है, और ये सूखे वाली स्थिति है। ओके, चीजों को एक बार रिवाइज करके देख लें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि इन सवालों में भी आपको आनंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसी तरीके से लगे रहिए, हम हर लेसन में, इवन हमने आपको बहुत सारे लेसन दे दिए हैं, मगर हर लेसन में समय समय पर हम चीजों को अपडेट करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़ते रहेंगे,
प्रैक्टिस कराते रहेंगे। एग्जाम आने से पहले हम निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। आप अगर आपको लगता है कि आपको ये लेसन्स हमारे काम के हैं, तो अपने दोस्तों तक इनकी रीच पहुंचाइए, सपोर्ट करिए लेसन को, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।